60 to 70% लोगों में जो डिमेंशिया होने का कारण है वो अल्जाइमर पैथोलॉजी। जनरली लोग जो हैं अल्जाइमर को ही मेन डिमेंशिया मान लेते हैं या डिमेंशिया को ही अल्जाइमर मान लेते हैं। कुछ परसेंट लोगों में उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है जिससे कि वो आगे जा सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ों से भूलने लगना है ना, चीज़ें रख के भूल जाना, उसके किसी चीज़ को रिपीट करना। तो ये स्टार्ट जो होता है ना, ये बड़ा स्लोली होता है, तो कहीं पे पिन पॉइंट ही नहीं कर पाते कि अब शुरू हो गया। तो ये किस पॉइंट पे हमको पता चल जाता है कि अच्छा अब हमारे को मेडिकल हेल्थ जो है लेना इम्पोर्टेंट है? इसमें कंफ्यूज करते हैं घर वाले कि ये देखो मेमोरी की प्रॉब्लम कुछ नहीं है इनको, ये जानबूझ के कर रहे हैं, देखो ये वाली चीज इनको बड़ी याद है, ये नहीं याद है इनको। सर कोई लाइफस्टाइल चेंजेस हैं एक फैमिली या एक इंडिविजुअल भी जो इन सब चीज़ों से गुजर रहा है? साइकोथेरेपी इज वन ऑफ द मेथड। तो कोई सर्जरीज भी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकती? तो सर ये होता कैसे है, शुरुआत कैसे होती है अल्जाइमर की? कई बार वो सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, घर से निकल जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, जानबूझ के मिसिंग हो जाते हैं। उरी में एक विकी कौशल की जो मॉम का किरदार प्ले कर रही थी, उनको मूवी में अल्जाइमर्स हुआ था। Hello Manoj sir, welcome to the first episode of our podcast. It's okay not to be okay, a podcast curated to simplify mental health problems. तो सर पॉडकास्ट में जाने से पहले हम आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल करना चाह रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ एक पर्सन की लाइफ में कितनी मैटर करती है? पूरी मैटर करती है। जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए इतना ध्यान देते हैं, अब आप ये सोच के देखिए, हम फिजिकली तो स्ट्रांग हों, फिजिकली हम एक्टिव हैं, फिजिकली सब कुछ कर रहे हैं, जी। बट हमारा मानसिक संतुलन नहीं है, तो उस फिजिकल हेल्थ का कोई बेनिफिट नहीं है बेसिकली। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप मेंटली ठीक नहीं है तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में भी राइट डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये कहने का मतलब है कि जैसे कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। सो तो निरोगी काया भी तभी रख सकते हो आप जब आपके पास में मन जो है आपका और आपका जो मस्तिष्क है वो भी सही तरीके से काम करता हो। तो मेंटल हेल्थ इज एवरीबॉडीज बिजनेस। सो सर विद योर एक्सपर्टीज आज हम दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी लाइफ में तो इम्पोर्टेंट है ही, बट हमारे आसपास भी आप देखेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको इनके बारे में पता भी नहीं है। और वो दो टॉपिक्स है अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया। राइट। और जब भी आप देखेंगे ना, लोग इंटरलिंक कर देते हैं इन दो चीजों को कि इसके अंदर मानसिक संतुलन खराब होता है और चीजें लोग भूलने लग जाते हैं। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट एग्जैक्टली आर डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स? सी अल्जाइमर और डिमेंशिया इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग इसको, है ना। और डिमेंशिया बेसिकली एक सिंड्रोम की तरह होता है, और syndrome means there is multiple issues associated with that, and Alzheimer is one of the issue, that is a pathology which can we can say. So in Alzheimer क्या होता है कि दिमाग के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर एक एमलॉइड प्रोटीन होते हैं जो टॉक्सिसिटी पैदा करने लगते हैं। और जनरली ये जो कंडीशन है वो 60 ईयर्स की एज के आसपास लोगों को डिटेक्ट होती है, उसके बाद की एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। But nowadays cases are coming in early ages also, as early as 40s, 50s, right? बट समहाउ अल्जाइमर जो है वो एक पैथोलॉजी है। इसी तरह से डिमेंशिया को क्वालिफाई करने के लिए उसके अंदर एक तो मेमोरी प्रॉब्लम्स होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा मेमोरी के अलावा अटेंशन या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस या कोई और एक आध और कॉग्निटिव फंक्शंस है वो भी अफेक्टेड होना चाहिए, तभी हम उसको सिंड्रोम डायग्नोस देते हैं, उसको हम डिमेंशिया डायग्नोस देते हैं। तो डिमेंशिया किसी भी तरह का हो सकता है, अल्जाइमर एक टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। 60 to 70% लोगों में जो डिमेंशिया होने का कारण है वो अल्जाइमर पैथोलॉजी है। अल्जाइमर एक साइंटिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट, जिन्होंने ब्रेन के अंदर जो जो सब्सटेंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए इसका नाम अल्जाइमर रखा गया। और अल्जाइमर के नाम से ही इस पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई किया जाने लगा, क्योंकि वर्क वाज सो रिमार्केबल, सो इट गेव सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस डिजीज प्रोग्रेशन एंड इस हिस्ट्री। सो सिमिलरली किसी पर्सन को पार्किंसन है, वो भी लेटर ऑन जब उसके साथ में कॉग्निटिव कंप्लेंट्स जैसे मेमोरी और उसके साथ एग्जीक्यूटिव या कुछ अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती हैं तो उसको हम डिमेंशिया डायग्नोस कर देते हैं। तो वो डिमेंशिया का टाइप हो गया पार्किंसन टाइप, है ना। इसी तरह से लेबी बॉडी डिमेंशिया होता है, उसमें कुछ हेलुसिनेशन टाइप ऑफ फीचर्स ऐड हो जाते हैं उसमें, तो हम उसको लेबी बॉडी डिमेंशिया ऐड बोलने लगते हैं।
इस तरह से डिमेंशिया एक सिंड्रोम है, उसमें रीजन कोई कोई भी हो सकता है। वेस्कुलर डिमेंशिया भी बहुत कॉमन है, जैसे स्ट्रोक होता है किसी को ना, ब्रेन के अंदर इन्फा मतलब हेमरेज हो रहा है या ब्लॉकेज हो रही है, उसकी वजह से भी पर्सन को पैरालिसिस वगैरह हो जाता है। तो जैसे वो रिकवर करता है उसके बाद में उसकी कुछ मेमोरी या उससे रिलेटेड कुछ और फंक्शंस भी अफेक्ट होते हैं, स्पीच, लैंग्वेज, तो हम उसको वेस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। तो ये सिंड्रोमल डायग्नोसिस होता है जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं, और अल्जाइमर एक कॉमन कॉज है। तो इसलिए जनरली लोग जो हैं अल्जाइमर को ही मेन डिमेंशिया मान लेते हैं या डिमेंशिया को ही अल्जाइमर मान लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, खराबी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैथोलॉजी का आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइप ऑफ पैथोलॉजी से फिर ट्रीटमेंट चेंज होता है ना, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए तो सिम्टम सेम है, सब में उसी तरह की कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। तो सर जब हम रिसर्च कर रहे थे वी गॉट टू नो कि अराउंड 7.6% ऑफ इंडियंस जो कि 60 साल और उसके ऊपर की उम्र के हैं वो इन बीमारियों से गुजरते हैं एंड लोग अवेयर ही नहीं है इनके बारे में। जब हम लोग भी रिसर्च कर रहे थे इस पॉडकास्ट के लिए हमको प्रॉपरली कुछ मिला ही नहीं। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला एंड वी गॉट टू नो व्हाट इट इज, बट कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है। व्हाई डू यू थिंक ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसी के चलते क्या होता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। 21 सितंबर इज कंसिडर्ड एज ए वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। सो क्योंकि अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को पता नहीं है। तो हमारे जैसे कंट्री में जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, आमतौर पे 60 की एज के बाद में ना लोगों को बोला जाता है कि सठिया गए हैं। तो ये 60 जो है ना, ये सठिया गया, इनका बच्चे जैसा दिमाग हो जाता है। और वो एक नॉर्मल प्रोसेस माना जाता है हमारे कल्चर में कि भाई ठीक है, उम्र हो गई है ना, तो दिक्कतें आती ही हैं, नॉर्मल बात है। बट उसमें अब अगर आप देखें, जैसे 7.6% की आप बात कर रहे हो, तो जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी उसका परसेंटेज भी बढ़ता जाता है। तो अराउंड 50% ऑफ द एल्डरली अराउंड 70s और 65 अबव, दे आर डेवलपिंग सम सॉर्ट ऑफ डिमेंशिया, राइट। इसमें अल्जाइमर सबसे ज्यादा कॉमन है। तो लोगों के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसको फॉर नॉर्मली माना जाता है, क्योंकि हमने सबने एक दिन बड़ा होना है, हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी कमजोर होते हैं, इसलिए दिमाग भी कमजोर होता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसको नॉर्मल एजिंग से डिफरेंशिएट नहीं किया जाता जनरल। और ये जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग ऑन द बेसिस ऑफ सम साइकोलॉजिकल टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, कॉग्निटिव असेसमेंट के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक अनदर पॉइंट होता है कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो है, छोटी मोटी चीज़ों से भूलने लगना, है ना, चीज़ें रख के भूल जाना, उसके किसी चीज़ को रिपीट करना। तो ये स्टार्ट जो होता है ना, ये बड़ा स्लोली होता है, तो कहीं पे पिन पॉइंट ही नहीं कर पाते कि अब शुरू हो गया। क्योंकि आमतौर पे अगर आप देखोगे हमारी डेली लाइफ में, हम भी कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, है ना। तो हम उसको सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, ध्यान नहीं रखा होगा या कुछ ऐसा होगा। बट ऐसे लोगों में ऐसे सिम्टम जब आने लगते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता। तो 5-7 साल जो शुरू के होते हैं, उसमें तो बड़ी जल्दी कुछ पता चल ही नहीं पा रहा होता, अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही क्लोजली उनको मॉनिटर ना कर रहा हो उस चीज़ के लिए। तो ये किस पॉइंट पे हमको पता चल जाता है कि अच्छा अब हमारे को मेडिकल हेल्प जो है लेना इम्पोर्टेंट है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है? जब ये जो सिम्टम्स हैं, मेमोरी सिम्टम्स और एसोसिएटेड सिम्टम्स, उनकी डेली एक्टिविटी को अफेक्ट करने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं ना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उनको डेली लिविंग में अफेक्ट करने लगे और अपने काम को कंसंट्रेट ना कर पाए, चीज़ों को बार बार रिपीट करने लगे। मान लो किसी ने खाना दिया घर वालों ने, और थोड़ी देर के बाद में कोई घर में मेहमान आया और उन्होंने पूछा भाई खाना, तो उन्होंने कहा ये तो मुझे खाना देते ही नहीं है, मैंने तो खाना खाया ही नहीं। इनफैक्ट मेमोरी प्रॉब्लम इस हद तक चली जाती है कि उनको ये नहीं पता रहता है कि उन्होंने खाना खाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो जो फैमिली मेंबर्स के अंदर स्ट्रेस और बर्डन बढ़ जाता है, कहते हैं ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो गया कि सबके सामने हमारे को बोल रहे हैं तो हमें खाना ही नहीं देते। जबकि एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम मेमोरी की होती है, जिसकी वजह से वो रिपीट करते हैं, वो रिटेन नई इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, स्टोर नहीं कर पाते। इनका ये रिवर्स पैटर्न होता है, नई इंफॉर्मेशन पहले जाएगी, धीरे 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 पिछली इंफॉर्मेशन उसकी हटने लगेगी, मतलब जाने लगेगी, है ना। तो धीरे 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 करते जो पुरानी, सबसे पुरानी इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा रिटेन रहती है, वो सबसे लास्ट में जाती है। तो जैसे हमारी एज बनती है ना, तो जो मेमोरीज हमारी बचपन से बड़े होते तक आती जा रही है, एक ऐसा पैटर्न है ना। रिवर्स में भी ऐसे चलेगा, नई वाली से होते होते पीछे की तरफ जाएगा ऐसे। तो एक बड़ा क्लासिकल सा प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज करते हैं घर वाले कि ये देखो मेमोरी की प्रॉब्लम कुछ नहीं है इनको, ये जानबूझ के कर रहे हैं, देखो ये वाली चीज इनको बड़ी याद है,
ये नहीं याद है इनको, ऐसे थोड़ी होता है। तो लोग मेमोरी को भी ऐसे सोचते हैं जैसे वो एक कॉन्टिन्यूम पे है ना, उस पे है। टाइप्स होती है मेमोरी की भी, बहुत टाइप। तो न्यू इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं एंटीरोग्रेड अमनीजिया। तो न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर, न्यू लर्निंग नहीं कर पाते, नई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती ऐसे लोगों में। आपने ऐसा कोई केस हैंडल किया है सर? हाँ, इनफैक्ट मैं ये बताना ही चाह रहा था कि एक बार एक फैमिली थी जो मतलब उनके घर में एल्डरली पर्सन्स थे जिनको डिमेंशिया था, बट उनको ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ था कि अभी कि उनको कुछ प्रॉब्लम है इस तरह की। हम्म, तो उन्होंने रिसेंटली घर शिफ्ट किया था। तो जब घर शिफ्ट किया तो अपने नए घर में रह रहे थे। तो उस फैमिली को कहीं जाना पड़ा, तो बुजुर्ग थे वो घर पे थे। तो पीछे से जब आके देखा तो बुजुर्ग पीछे से कहीं मार्केट वगैरह की तरफ निकले, तो वो वापस नहीं आए। हम्म, तो घर वाले जब ये बच्चे आए, उन्होंने देखा कि वो तो बुजुर्ग तो, पिताजी तो हैं नहीं घर में, कहाँ गए। तो ढूंढा, नहीं मिले, आस पड़ोस में पूछा, नहीं मिले। काफ़ी तरह जगह पे उनको सर्च किया गया तो नहीं मिले। तो फाइनली जब काफ़ी सर्च करने के बाद में पता चला, तो वो अपने पुराने वाले घर में मिले। अच्छा। और उससे उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, कहते यही तो मेरा घर है, मैं यहीं तो रहता हूँ। तो उनको वो नया घर जिसमें वो शिफ्ट हुए थे वो रजिस्टर ही नहीं हुआ। तो हम्म, ये बड़ा क्लासिकल फीचर है कि आप किसी पर्सन को अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो ऐसी जगह पे, या क्योंकि मैंने जैसे बताया रिवर्स पैटर्न में उनकी मेमोरी जाती है। तो नई इन्फॉर्मेशन उनको रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। तो वो रह तो रहे थे उनके साथ में, उनको ये लग रहा था कि इनके साथ रह रहा हूँ, ये मुझे कहीं रख रहे हैं, तो अपने घर जाएंगे ही हम वापस, है ना। और फिर ये भी भूल जाते हैं कि सुबह क्या खाया था, तो दोपहर को क्या खाना था, कौन आया था, किससे मिले थे। तो ये बड़े क्लासिकल सिम्टम्स हैं, ऐसे केसेस में देखने को मिलते हैं। बट स्टार्ट होते बड़े धीरे धीरे अल्जाइमर टाइप की पैथोलॉजी में, और ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स थोड़ा सिग्निफिकेंट होने लगती हैं ऐसी प्रॉब्लम, और घर वाले फिर आइडेंटिफाई भी करने लगते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये पता ही नहीं है, वो इसको नॉर्मल एजिंग समझ के, या बुजुर्ग हैं, उम्र बढ़ रही है, ये सोच के उनका इलाज नहीं कराते, जबकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नॉट एवरी एल्डरली पर्सन अराउंड 60 और अबव 60 यूज टू डेवलप दीज सिम्टम्स। ऐसा नहीं है कि सभी को ही होते हैं ये सिम्टम्स, ठीक है, कुछ परसेंट लोगों को होते हैं। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे में, कि हम फैमिली, एज ए फैमिली भी हमें उनको देखना है कि अगर ऐसे कुछ इंडिकेटर हैं, तो जल्दी जितनी आइडेंटिफाई कर सके तो उसको हम एक्सपर्ट से मिलें, उसका इलाज कराने की कोशिश करें। तो सर ये होता कैसे है? शुरुआत कैसे होती है अल्जाइमर्स की? ऐसे कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, हुँ, बट ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हुँ, लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ हैं, हुँ, 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 या जो लोग जनरली आप देखोगे रिटायर हो गए हैं ना, तो उसके बाद में कुछ कर नहीं रहे हैं, लोनलीनेस की फीलिंग है, डिप्रेसिव फीलिंग्स हैं, हुँ, ये बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट करती हैं। क्योंकि ब्रेन का जो फंक्शन है, क्योंकि ये एक ब्रेन की डीजनरेशन की कंडीशन है। ब्रेन के अंदर श्रिंकेज होने लगता है, कमज़ोर होने लगते हैं सेल्स, उसके न्यूरॉन्स जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म में एट्रोफी बोलते हैं। हुँ, तो एमआरआई स्कैन वगैरह करते तो हमें ब्रेन का साइज़ जो श्रिंक मिलता हुँ। है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं, इनको हम बेसिकली आइडेंटिफाई करना है, या क्या रीज़न होते हैं, ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं, बट लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ आर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ परसेंट लोगों में उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है जिससे कि वो आगे जा सकते हैं, बट मेजरली हम अगर अपनी एक्टिविटी लेवल मेंटेन कर सकते हैं, हुँ, जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं करता, तो हमारा ब्रेन का कुछ हिस्सा तो मोटर एक्टिविटी, जो हमारी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। हमें कुछ ना कुछ नए टास्क, कुछ ना कुछ नए दिमागी एक्टिविटीज़ करते रहने की ज़रूरत है उसको एक्टिव रखने के लिए। तो अगर हम उसको नहीं करेंगे, जैसे रिटायर होने के बाद कुछ नहीं कर रहे, लोनली हैं, अलोन हैं, तो हमारे पास कुछ टास्क भी नहीं है करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी नहीं है रूटीन के अलावा। तो हुँ, उससे हमारा दिमाग शार्प तो हो नहीं रहा, या वो एक्टिविटी में तो जा ही नहीं रहा। जबकि काम में थे हम, पहले तो कर रहे थे सब कुछ, डिसीज़न भी ले रहे थे, हुँ, एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे, तो हमारा ब्रेन एक्टिव था। तो ये उस तरह से है जैसे कुल्हाड़ी को जितना इस्तेमाल करोगे, उतनी उसकी धार बनी रहेगी। जितना उसका इस्तेमाल करना छोड़ दोगे तो वो जंग लग जाएगा, तो वो उतनी शार्प नहीं रहेगी। तो दिमाग का भी यही हाल है, चाहे वो कोई भी किसी भी एज में है। जितना इंसान उस दिमाग को इस्तेमाल करता रहेगा, उतना वो शार्प और एक्टिव रहेगा। जितना वो उसको डल कर देगा, उसका कम इस्तेमाल करेगा, उतना जल्दी उसके अंदर ये चांसेस हैं कि वो इस तरह की कंडीशन डेवलप करे। 30-40 इयर्स में भी लोगों को ऐसा आने करना। लगे हैं। हम रिसेंटली एक स्टडी प्लान कर रहे थे कि 60 अबव पे हमें माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है किसमें हुँ, ना, एजिंग, फिर उसके बाद आता है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। वो हुँ, इतना नहीं है कि उनकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो, बट वो सिम्टम नज़र आने लगते हैं कुछ-कुछ।
तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक टेस्ट होता है, उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो हमने अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर ना एक 400 लोगों पे एक सर्वे इस तरह का इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। उसकी फाइंडिंग अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडिया में ऐसी कोई रिसर्च थी नहीं इनफैक्ट। तो हमने सोचा क्यों ना इस कंडीशन को प्रिवेंट किया जाए। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिफाई तो करें कि क्या रीज़न है, कहाँ से कब से इसका ऑनसेट है, क्यों स्टार्ट होती है। तो हमने 45 टू 60 ईयर की एज ग्रुप में सभी पॉपुलेशन, एक तो लेबर क्लास, लो इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, एजुकेशन वाइज हाई एजुकेशन, मिड एवरेज ग्रेजुएशन और स्कूल एजुकेशन और इलिटरेट, हम इस तरह के ग्रुप बनाकर हमने 400 लोगों का डाटा इकट्ठा किया है। अभी वो एनालिसिस करना है हमें, अभी कुछ एक केसेस रहते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या निकल के आता है कि हमारे दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में हमने एक वेरिएबल पॉल्यूशन को भी लिया। पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे दिमाग के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है कि हमें बहुत जल्दी ये कॉग्निटिव सिम्टम्स डेवलप हो जाए। सर कैसे, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? पोल्यूशन स्पेसिफिकली कैसे कर सकते हैं? देखो, पोल्यूशन इज वी आर इनहेलिंग, है ना, सम सॉर्ट ऑफ एंड हम तो पोल्यूशन। दिल्ली में रहते हैं। या दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, है ना। सो तो उससे क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। ब्रेन को दो ही चीजें चाहिए होती हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक पहुंचता है पोल्यूशन। और जो ब्रेन, अब हमारी जो सेल्स हैं उनकी डाइट, न्यूरॉन्स की डाइट ही ऑक्सीजन और वो है, और उसमें भी अगर हमारे पास पोल्यूशन जा रहा है तो वो टॉक्सिसिटी पैदा करेगा हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में। और वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी आपको बहुत जल्दी, आपके मेटाबॉलिज्म जो है न्यूरॉन्स का उसको अफेक्ट करेगी। और जब न्यूरॉन का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा तो श्रिंकेज होगा, उसमें पैथोलॉजीज आएंगी, इन्फेक्शंस होंगे। आप देखिए दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा डेंगी, आप चिकनगुनिया, हर्पीज एन्सेफलाइटिस, मेनिंजाइटिस, इस तरह की कंडीशन, हाई ग्रेड फीवर, इन्फ्लुएंजा, और इस तरह के बहुत कॉमन कंडीशंस हैं, है ना। ये क्यों है? ये इसी वजह से कि बहुत सारे हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे हम बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस जो इनहेल कर रहे हैं ईटिंग के थ्रू ऑक्सीजन के साथ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज़ वाई वी थॉट ऑफ इंक्लूडिंग दिस वेरिएबल। और हमने इसमें ये भी ध्यान रखा है कि कौन लोग प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करते हैं पॉल्यूशंस में, किस डेंसिटी एरिया में रह रहे हैं वो, किस एरिया में पोल्यूशन। दिल्ली में भी अलग अलग एरिया हैं जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल अलग अलग रहता है। तो हम उसके हिसाब से भी इसका एनालिसिस करके देखना चाहते हैं कि क्या कौन से पर्टिकुलर, और लोग क्या हैबिट्स हैं उनकी, क्या वो मास्क यूज़ करते हैं उन एरियाज में, क्या एयर प्योरीफायर्स वो यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके कॉग्निटिव स्टेटस में कोई फ़र्क है ना। तो ये सब वेरिएबल्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है, बट होप इंटरेस्टिंग होंगी फाइंडिंग्स। सो सर, इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिसर्च कहता है कि इन्फेक्शंस लाइक हर्पीज एंड गट, अनहेल्दी गट, ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं टू कॉज अल्जाइमर्स। तो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक एविडेंस कि ये सही है या ये गलत है? See, herpes and these encephalitis are the disease of the brain, जिसमें दिमागी बुखार बोलते हैं हम। तो इस देसी भाषा में हम कॉमनली इसको दिमाग में बुखार चढ़ गया। लेकिन बुखार इज ए सिम्टम, है ना, फीवर इज ए सिम्टम। इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, एंड इन्फेक्शन इज कॉजिंग दैट। आई सेड कि हम कुछ बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस पोल्यूशन और उसके जरिए गट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। हम उसमें भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस ले रहे हैं जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, हमारी बॉडीली हेल्थ के लिए भी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। उनको फाइट ज़्यादा करना पड़ता है उन सिचुएशन को डील करने के लिए। तो ब्रेन के भी जो गुड वाले सेल्स हैं ना, जो इम्यूनिटी वाले हैं, वो फिर उतना हेल्प नहीं कर पाते। और डिमेंशिया में एक और बताऊं आपको, एचआईवी डिमेंशिया भी होता है एक। तो इम्यूनिटी स्पेसिफिक, है ना। सो यू हैव ए पुअर इम्यून सिस्टम that will lead to cognitive decline. So how it is associated, you see that, है ना। So these are very these reports are very valid, these are associated with that. ओके। तो सर, अल्जाइमर्स के भी कोई स्टेजेस होते हैं? Yes, there are certain stages, है ना। जैसे हमने कहा कि ये एकदम से तो नहीं डेवलप होता, ग्रेजुअली डेवलप होता है। शुरू शुरू में हम पिक भी नहीं कर पाते,
है ना? कई बार हमें लगता है डिप्रेस है पर्सन या वैसे ही इरिटेबल है, लेकिन वो इंडिकेट कर रहा होता है कुछ ना कुछ, छोटी-छोटी चीज़ें भूल रहा है, कॉमन चीज़ें भूल जा रहा है कभी-कभी, है ना? नेमिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे नेम नहीं कर पा रहा किसी चीज़ का, ये क्या नाम था इसका, ये क्या है? जैसे घर का लॉक रख के भूल गया या चश्मा रख के भूल गया, है ना? सर तो बट ये ये सारी चीज़ें तो आप देखते हो हमारे साथ भी कभी हो जाती है। हो जाती हैं, हाँ। बट दीज़ आर वेरी पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम्स, ओके। है ना? इन दिस पर्टिकुलर, पहला तो एक तो फैक्टर ये है कि एज है। एज तो सबसे बड़ा फैक्टर है, इसको एक रिस्क फैक्टर ही मान के चलो कि भाई इस एज में है और ये दिक्कतें आ रही हैं तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन है। अर्ली एज में होता है तो हम कई बार क्या होता है, हम ऐसे लोगों को क्या करते हैं, एसेस करते हैं। तो जिसको वाकई में मेमोरी प्रॉब्लम होगी ना, तो उसको आप पूछोगे ना कोई भी चीज़, तो कभी भी ऐसे नहीं कंप्लेन नहीं करेगा कि मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि उसको ये भी तो याद नहीं रहेगा ना कि वो क्या भूल जाता या है। करेक्ट। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, मैं भूल गया था, और हमें कोई इंडिकेट क्यू देता है तो हम एकदम से याद करके बता देते हैं। तो ये हमारी एब्सेंट माइंडेडनेस समझ लो, या मल्टीटास्किंग लगा लो, एक चीज पे ध्यान हट गया दूसरी पे चला गया, तो हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कोई हिंट पे। बट ऐसे लोगों को हिंट देने से उनको तो है ही नहीं, रजिस्टर ही नहीं हुआ, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो वो कभी भी ये नहीं कंप्लेन करेंगे कि मेरे को भूलता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। जबकि इसी कंडीशन का दूसरा नाम बोला जो कहते हैं ना, कंप्लेन करते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, उसको बोलते हैं शूडो डिमेंशिया। डिमेंशिया लाइक कंडीशन, मिमिकिंग लाइक डिमेंशिया, बट एक्चुअली इट्स ए डिप्रेसिव कंडीशन, और है ना, लोनलीनेस और disinterested or anxiety, that kind of condition, but it is a indicator that they may go into Alzheimer pathology, or they may develop dementia gradually. So this is an indication, we need to identify that. We आपके should, पास ऐसा कोई केस है सर? इंटरेस्टिंगली बहुत केसेस में, क्योंकि जब से मैंने अपने कोर्सेज किए हैं दिल्ली से और आगे फील्ड में हूँ, तो हम पहले जिस मेडिकल कॉलेज में था वहाँ पे हम जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ क्लिनिक चलाते थे, तो हर सैटरडे को हम सीनियर सिटीजन्स का ही देखते थे। तो वी हैव सीन लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ पीपल सो प्रेजेंटेड विद दैट, बट जनरली ये लोग तब तक नहीं आते जब तक कि कोई घर में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ना होने लगे, फैमिली मेंबर्स को ये ना लगने लगे कि ये तो खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे। कई बार क्या होता है, सस्पिशियसनेस भी हो जाती है बुजुर्गों में, शक करने लगते हैं कि ये मेरे खिलाफ है, ये मुझे परेशान करना चाहते हैं। क्यों? आप बोलोगे उन्होंने कहा कि मैंने खाना नहीं खाया, आप बोलोगे अभी तो खिलाया था, तो आप उनके साथ इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, और किसी चीज़ को वो जब जब बार-बार बोलेंगे तो कोई भी नॉर्मल पर्सन है वो इरिटेट हो जाता है। तो वो फिर प्रॉब्लम भी, इनको बोलते हैं बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स। तो ये एसोसिएटेड होते हैं उनके कॉग्निटिव डिसफंक्शंस की वजह से, और वो इंटरेक्शन जो फैमिली के साथ हुआ उसकी वजह से। अगर हम फैमिली में केयर गिवर्स को बहुत अच्छे से एजुकेट कर पाएँ कि ये स्टेज है, कि ये माइल्ड स्टेज है, ये आगे प्रोग्रेस करेगी, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट करने के लिए आपको पहली चीज़ तो इनके साथ में इस तरह के इमोशनल इंटरैक्शंस में जाना ही नहीं है। तो कुछ टिप्स यूज़ करने के लिए बोलते हैं कि जब ये किसी बात को रिपीट करते हैं तो आप बोलो हाँ, ठीक है, ठीक है। मतलब यू डोंट हैव टू रिएक्ट, यू डोंट हैव टू से नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो गलत बोल रहे हो, आप तो हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो, आप तो हमारी सबके सामने इंसल्ट कर देते हो। तो दैट टर्न्स इनटू ए इमोशनल आउटबर्स्ट, एंड दिस इमोशनल आउटबर्स्ट लीड टू फर्दर कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली, एंड और उसकी वजह से जो केयर नॉर्मली होनी है वो भी खराब हो जाती है। तो फैमिली मेंबर्स को भी बहुत समझने की ज़रूरत है कि कई बार ऐसे जो लोग हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि उनको मेमोरी इश्यूज़ हैं। तो हमें उनको अंडरस्टैंड करना है, और उनके साथ में हमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करना होता है, जिससे कि वो घर का वातावरण भी ठीक रहता है। तो ये अर्ली स्टेजेस में शुरू होता है, धीरे-धीरे करके थोड़ी सीवियर होती है स्टेज, जहाँ पे और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगता है कि वो फ़ैमिलियर लोगों के फेसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा है, उसकी बहू है, बेटे को तो पहचान रहे, बहू को नहीं पहचान रहे। घर में जैसे ही दिखी, ये कौन लेडी आई है? ये मेरे लड़के के साथ क्या कर रही है? अब बहू जिस घर में रह रही है उसको लगता है कि ये अजीब ड्रामा हो गया। मैं इस घर में इनके बेटे की बहू और मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बाद मान लो उन्हीं एल्डरली की बेटी आ गई, तो उसको बड़े प्यार से मिल रहे हैं उसको, आजा बेटा, आजा बेटा। अब वो कैसा सिचुएशन बन गया? तो ये सब चीज़ें आपको इंडिकेट करती हैं, ये थोड़ी-सी माइल्ड टू मॉडरेट सिवियरिटी पे आ गया। जब सीवियर स्टेज होती है तो वहाँ पे तो वो अपनी लुक आफ्टर ही नहीं कर पाते। उनको बाथरूम भी जाना है तो उनको पता नहीं लगेगा, किचन में घुस जाएँगे, है ना? रास्ते भूलने लगेंगे,
घर का जो डायमेंशंस हैं वो भूल जाएँगे, कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, तो वो सीवियर भी होने लगते हैं। फिर वो डिपेंडेंट होने लगते हैं फैमिली मेंबर्स के ऊपर। तो दीज़ आर द डिफरेंट स्टेजेस वेयर वी कैन आइडेंटिफाई, है ना? नॉर्मल एजिंग, then mild cognitive impairment, mild condition, moderate condition, and then severe stage. So these are the stages. तो सर ये सब में सेम रहते हैं और इट डिफर्स? It differs depending on the pathology. अल्जाइमर में moreover सेम सेम। पैटर्न चलता है ना? क्योंकि ये बहुत कॉमन है। वेस्कुलर में एक्सटेंट एंड लोकेशन के हिसाब से, जैसे किसी को स्ट्रोक हुआ है, अब स्ट्रोक कौन सा हुआ है? किसी को होता है माइल्ड सेरिब्रल आर्टरी, है ना, मिडल वाली, जो मेजर वाला होता है, किसी को डिफरेंट साइट पे होता है। तो एक्सटेंट एंड लोकेशन ब्रेन में कौन सी डैमेज हुई है उसके हिसाब से उसको कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होंगी। तो वो जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन होंगे जिसको हम बोलते हैं मेमोरी के, अटेंशन के, कंसंट्रेशन के, लैंग्वेज के, है ना, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, डिसीजन मेकिंग के, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका बिहेवियर कैसा आने वाला है। कई बार डिसइनिबिटेड बिहेवियर होता है, मतलब सेक्सुअल एडवांसेस, जैसे सबके सामने ही कपड़े उतार देना, अब उनको पता नहीं है, अब वो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कई बार सिचुएशंस में, है ना? तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। स्टेजेस मोर ओवर सेम रहती हैं, बट अगर पैथोलॉजी डिफरेंट है तो, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो मेटाबॉलिक डिमेंशिया बोलते हैं इनको, मेटाबॉलिक बेसिस होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म। कई लोगों में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। अगर आप थायराइड करेक्ट कर दो तो उनका डिमेंशिया ट्रीट हो जाएगा, है ना? रिवर्सेबल है वो। बट बाकी वाले जो डिमेंशिया है जिसमें ब्रेन में डैमेज हो चुका है, मेटाबॉलिक लेवल पे नहीं है, वो आगे बढ़ चुका है एक्सटेंट, तो वहां पे रिवर्सेबिलिटी नहीं है, यानी कि रिवर्स नहीं कर सकते आप उस कंडीशन को, बट आगे डिटियोरेट होने से बचा सकते हैं उनको। जिस स्पीड में वो डिटियोरेट होगा उस स्पीड को कम किया जा सकता है अगर हम कुछ टेक्निक्स, कुछ तरीके इस्तेमाल करें। ठीक है। तो सर इसका टाइम स्पैन क्या रहता? इसका मतलब जो हम फर्स्ट स्टेज से एंड स्टेज तक बात कर रहे हैं अल्टीमेटली। अब अल्जाइमर में ये 20 टू 30 ईयर्स तक चलता है। मान लो अगर 60 के आसपास शुरू हो रहा है तो 80-85 तक आपका नॉर्मली बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं, है ना? और 65 पे तो थोड़ा एपरेंट होने लगता है, 60 टू 65 में तो पता भी नहीं चल पाता कई बार, है ना? और डिपेंड करता है वही आदमी का अपना स्टेटस कैसा है, उसका कॉग्निटिव रिजर्व कैसा है, वो कितना एक्टिव है, तो वो सारे फैक्टर हैं, वो उसका प्रोग्रेशन को स्लो कर देते हैं। और कुछ फैक्टर होते हैं, अगर हम बहुत ही डल हो गए, हमने अपनी हाइपरटेंशन भी कंट्रोल नहीं की, हमने कोई और फैक्टर भी, मान लो सेंसरी इंपेयरमेंट भी होती है कई बार लोगों में, हियरिंग की प्रॉब्लम है, विजन की भी प्रॉब्लम होने लगती है, एल्डरली होने की वजह से वो फॉल भी हो जाते हैं, कई बार वो गिर जाते हैं तो उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो उनको बेड रिडन हो जाते हैं। तो वो एसोसिएटेड फैक्टर एल्डरली होने की वजह से, जो एज होने की वजह से वो भी होते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं पिक्चर को। अगर वो सब प्रिजर्व हैं तो थोड़ा बहुत कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, फिर भी ये लोग मैनेज कर लेते हैं। धीरे-धीरे इवॉल्व होता है। धीरे-धीरे इवॉल्व होता है। जो कॉमन कंडीशन है उसमें बिल्कुल धीरे-धीरे होता है। और हमें, मैं तो ये कहता हूँ कि अराउंड 50s हमें ना एक रूटीन में चेकअप करा लेना चाहिए अपने कॉग्निटिव फैक्टर्स का भी, जिसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास में आप, सिंपल सिंपल टेस्ट होता है, 10 मिनट का टेस्ट होता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, है ना? कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे बताने से आइडिया लग जाता है कि नहीं ठीक है, कॉग्निटिव स्टेटस ठीक चल रहा है ना? तो ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम अर्ली। ठीक है। तो सर कोई लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं एक फैमिली या एक इंडिविजुअल भी जो इन सब चीज़ों से गुज़र रहा है, खुद के लिए या हम अपने पेरेंट्स के लिए, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं? जैसे कि कोई लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया, डाइट चेंज हो गया, कोई फिज़िकल एक्टिविटी, कोई होम रेमेडी, हाँ, हाँ। कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ, डेफ़िनेटली। देखिए जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हमारे जो, हम ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट से लेते हैं, हमारे आईज़ से और ईयर्स से लेते हैं। अब मान लो किसी पर्सन में न्यू मेमोरी फ़ॉर्म नहीं हो रही है अभी, है ना? तो इन्फॉर्मेशन तो बाहर से आ रही है। तो अगर हम इसके अलावा दूसरे सेंसेस हैं, जो 3 और सेंसेस हैं हमारे, अगर उसको भी ऐड कर लें इसके साथ में किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, इनकोड करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए, तो दैट विल बी ए वेरी, वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज़ हम टच सेंसेशन, स्मेल सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशंस को इतना ज़्यादा बॉदर ही नहीं करते मेमोरी को फ़ॉर्म करने के लिए। तो कोई भी चीज़ करनी है, नई इन्फॉर्मेशन को लर्न कराना है, उसके अंदर अगर डिफरेंट सेंसरी सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व कर लें, तो मेमोरी प्रिज़र्व होने या उसको याद करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, याद रखने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसी तरह से फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है।
क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है, आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, आपका ब्रेन की बॉडी केमिस्ट्री है वो भी इफेक्ट होती है उससे, तो वो भी बेटर होगा। वॉकिंग से, हल्की वॉकिंग से आपकी ब्रीदिंग पैटर्न ठीक होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर मेंटेन होती है, तो वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपको हेल्प ही कर रहा है एक तरह से आपको मेंटेन रखने में। कॉग्निटिव टास्क यानी कि दिमागी एक्टिविटी, कई बार हम सजेस्ट करते हैं, आप कई बार देखोगे ना, आप गांव में जाओगे तो बुजुर्ग लोगों ने कार्ड्स खेल रहे होते हैं, है ना? हाँ। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम है, क्योंकि लोग कह देते हैं कि गैम्बलिंग और उस तरह का है, लेकिन अगर वो टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, लेकिन उससे उनका दिमाग बड़ा एक्टिव रहता है। आप कभी उनसे जाके पूछो कि फलाने का घर कहाँ है, तो वो एकदम से बता देंगे ये फलाने की बहू जा रही है, ये फलाने का घर में ये आए थे, फलाने का ये गया। क्यों? उन्होंने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखा, उसमें हर टाइम उनको एक नई सिचुएशन डील करनी है कार्ड्स खेलते हुए। चेस खेलना है, लूडो खेलना है, कुछ भी ब्रेन की एक्टिविटी, कुछ पढ़े लिखे हैं तो कुछ मैथमेटिक्स कर सकते हैं, है ना? कुछ पजल्स कर सकते हैं, उनसे इंप्रूव हो जाएगी उनके एबिलिटीज। तो मेंटेन रखना, सुडोकू आता है, हम्म। अब पजल्स खेलिए, अखबार में भी आता है। अपने दिमाग को एक्टिव रखिए जितना, जिस भी तरीके से, क्योंकि हम जो कंडीशन डील कर रहे हैं वो दिमाग से रिलेटेड है। अगर उसको जितना ज्यादा हम एक्टिव करेंगे, जितना ज्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा वो बेटर रहेगा। फैमिली मेंबर्स को अंडरस्टैंड करना है, ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन को हमें मैनेज करना है। उसके लिए उनके साथ में कोई वो नहीं है कि भाई वो कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, या उनके साथ में उनका कोई मनमुटाव है या इस वजह से ऐसा करते हैं। जनरली लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाती है जब जनरली इन लॉ जो है ना, बच्चे, बेटा है उसकी वाइफ या उनके साथ में हो जाता है। तो और ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको भी अगर ग्रैंड चिल्ड्रन को उनके साथ लगा दिया जाए, तो जो ग्रैंड चिल्ड्रन लर्न कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, आजकल तो एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, तो बड़ नई नई एक्टिविटीज आने लगी, तो वो उनके साथ एंगेज हो जाएं तो वो और भी बेटर फील करेंगे, तो उनका भी दिमागी वर्क करेगा, दिमाग वर्क करेगा, हम्म। अच्छा चलेगा। अब इलिटरेट वुमेन या लेडीज हैं जो किचन में काम करती हैं, आजकल वो तरला दरार बन सकती हैं, नई नई रेसिपीज ट्राई करें। हम्म। नई नई रेसिपी ट्राई करने में क्या होगा, उनका दिमाग एक्टिव होगा, वो नए नए तरीके से चीज़ों को बनाने की, सोचने की एबिलिटी डेवलप होगी, तो उससे उनका दिमाग एक्टिव रहेगा, है ना? हम्म। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारे घरों में ही, हमारे आसपास ही अवेलेबल है। यू हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स एट योर होम इट सेल्फ, इवन इफ यू आर ए हाउस मेड, यू आर हाउस वर्कर और वट एवर यू आर स्टेइंग एट होम, so you can always do newspaper reading, again very very important if you are developing this habit, because it improve your semantic knowledge and memory. हम्म। So आपके पास vocabulary words and dictionary होती है, आप यूटिलाइज करते रहते हो, आप ग्रेस्प कर पाते हो, एक्टिव रहते हो। और सर अगर अल्जाइमर्स का किसी को ट्रीटमेंट लेना हो तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड लगभग कितना मनी लग जाता है इसके ट्रीटमेंट में? देखिए, अल्जाइमर को सबसे पहले हमें जो डिटेक्ट करना है कि हमें डायग्नोस करना है ना, कि है कि नहीं है। उसमें इनिशियली लेवल पे मैंने कहा जैसे कॉग्निटिव टेस्टिंग करते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे, है ना? और कई बार हम एसोसिएटेड डिप्रेशन का एक स्केल लगाते हैं, जीरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल, और एक न्यूरोलॉजिस्ट को मिले, है हम्म। ना? तो ही विल इजीली डिटेक्ट एंड इवैल्यूएट भी, और कुछ कंप्लेंट्स होती हैं फैमिली मेंबर्स की, उसके बेसिस पे हम ये कर सकते हैं। दूसरा है आपका अ, ये नॉर्मल टेस्ट करने के बाद में कई बार थोड़ी-सी कंडीशन ज़्यादा वो है, तो मान लो कोमॉर्बिडिटी, हाइपरटेंशन है और डायबिटीज़ वगैरह भी है, तो उसके टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं, क्योंकि और तीसरा एमआरआई एक कई बार न्यूरोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि भई वो ब्रेन का स्ट्रक्चर्स कितना क्या डिटोरेट है या एट्रोफी वगैरह है, कितनी श्रिंकेज है, वो आइडेंटिफ़ाई करने के लिए लेते हैं। तो ये सब इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट वाइज़ अगर आप देखो तो कोई बहुत ज़्यादा बड़े सारे मेजर ट्रीटमेंट्स नहीं है इसमें। कुछ सिंपल सी मेडिसिन है जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग को के डिटेरियोरेशन को स्लो करने के लिए होती है। हम्म। डोनेपजिल एक साल्ट होता है कि वो जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह से आज के टाइम पे स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर आया है जिसकी वजह से कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत फास्ट होने लगा है, क्योंकि हम एक रेस्टिंग स्लीप में नहीं होते हैं, हमारा पैटर्न चेंज हो गए हैं, स्लीप हम एडिक्वेट नहीं ले रहे हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के मेलाटोनिन से रिलेटेड कुछ सब्सटेंस आ गए हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं वो मेलाटोनिन के, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, आप खाओ आराम से, अपना नींद अच्छी से आएगी, आपका रिपेयरिंग होती है, हमने बॉडी की रिपेयरिंग होती है, इससे सेल की भी रिपेयरिंग होती है ब्रेन के अंदर। तो दीज आर द सम, और कई बार एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स शुरू होती हैं, वो जनरली अवॉइड करते हैं कई बार जो साइकेट्रिस्ट हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं ओल्ड एज में,
क्योंकि दे आर अनेबल टू टॉलरेट मच डोजेस एंड दीज ड्रग्स आर ऑल्सो नोन टू कॉज सर्टेन काइंड ऑफ कोग्निटिव डिसफंक्शन, सो जनरली अवॉइड करते हैं। तो साइकोथेरेपी इज वन ऑफ द मेथड वेयर अगर इमोशनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज हैं, उसको डील करने के लिए पेशेंट को मेमोरी की ट्रेनिंग के कुछ टास्क में इन्वॉल्व करके, है ना, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो खर्चे वाइज अगर देखा जाए, अगर आपकी विजिट्स हैं और फिर फैमिली के जो इश्यूज होते हैं केयर गिवर्स के, उनको एजुकेट करना है, तो उसके लिए कुछ 4-5 सेशंस के लिए जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं वो अच्छे से उनको एक्सप्लेन करता है, जैसे मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी पर्सन को एक्सप्लेन करेंगे तो उसको समझ में आएंगी चीज़ें, जी। तो उसके घर में एनवायरनमेंट भी बेटर होगा। उसका बर्डन, कई बार केयर गिवर के ऊपर इतना बर्डन हो गया है कि वो अपनी लाइफ छोड़ के उसी की केयर में लगा हुआ है, अब वो अपनी लाइफ भूल जाता है। तो उस ऐसा भी नहीं करना है, तो शेयर करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सिंपल बातें करनी चाहिए उनके साथ, लंबी चौड़ी बातें ना करें, है ना, टिप्स हैं ये छोटे छोटे। तो उनका जो कॉमन हाइडिंग प्लेस होती है उनको आइडेंटिफाई करके रखें, जो सामान अगर कुछ गुम हुआ है तो वो वहीं मिलेगा। एक रूटीन है, उनको रूटीन को ना बदलें, उनके रूटीन को जो जहाँ पे जो चीज़ें रखते हैं, नए स्ट्रक्चर्स, नए चेंजेस करने की कोशिश ना करें। कॉर्डियल रहें, बहुत अच्छा शॉर्ट स्वीट सिंपल कम्युनिकेशन रखें, उनके टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप तरीके से। अगर सीवियर कंडीशन है तो उनको इंस्ट्रक्शंस दें करने के लिए। साइनेज लगा दें घर में, अगर घर में रास्ता भूलते हैं, मान लो सोए हुए हैं और बच्चे सोए हुए हैं और बाथरूम जाना था, उन्होंने बेडरूम में घुस गए बच्चों के, अब वो एम्बेरसिंग हो गया उनके लिए भी, ये रात को बाद 2-2 बजे आके हमारा दरवाजा खोल देते हैं, है ना। तो अगर आप साइनेज लगा दोगे, ये बेडरूम, ये किचन, ये वॉशरूम, ईज़ी हो जाएगा। अंदर से चिटकनी उनकी ऐसी रखें कि धक्के मारने से खुल जाए एकदम से। कई बार लगा के भूल गए, पता नहीं कैसे खोलनी है। नए-नए लॉक आ गए हैं आजकल, तो नए-नए सिस्टम आते हैं, तो पता भी नहीं चलता। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों के टिप्स जो हैं, वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। अब इनमें तो क्या खर्चे आएँगे, है ना? तो बट ट्रीटमेंट वाइज़ अगर आप देखो तो मेडिसिन ऑब्वियसली कॉस्ट है ना? विज़िट करने जाएँगे, इन्वेस्टिगेशंस होंगी, वो भी कॉस्ट है ना? तो अगर हम इजीली घर पे ही छोटा-मोटा कुछ असेसमेंट, इस तरह के इंडिकेशंस मिल जाएँ, अगर हम मैंने जो टिप्स दिए हैं इस तरह की चीज़ें फॉलो कर लें, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ हम बिना विज़िट किए भी कर सकते हैं, है ना? और एक आध बार बीच में कर लें विज़िट कंफर्म करने के लिए, बट बहुत कुछ हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। तो कॉस्ट तो इन्वॉल्व है, डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट में जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट, और मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर है। कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, शायद उसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ कॉमन है, लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ हैं, बहुत कॉमन है ना? स्लीप का भी हो गया, डिप्रेशन भी हो गया, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में चलती हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो कॉस्ट तो है, बट डेफ़िनिटली अब क्योर भी नहीं है इस कंडीशन का, है तो ना? कोई सर्जरीज़ भी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकती? नो, नो, ब्रेन इज़ श्रिंकिंग, है ना? यू एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ है ना, टाइम, हुँ। है ना? उसकी एक वो है। तो ये भी है, बट ये है कि ग्रेसफुली जिएँ वो। पॉइंट ये है कि जितना टाइम वो जी रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं, वो ग्रेसफुली जी पाएँ, डिग्निफाइड वे से जी पाएँ। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में भी और एनसीआर में भी थेफ्ट्स जो होती हैं, साइबर क्राइम जो होते हैं, एल्डरलीज़ के अगेंस्ट बहुत है। क्यों? हुँ। क्योंकि उनकी वीक हो जाती हैं, डिसीज़न मेकिंग कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी के इश्यूज़ आते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ इससे भी एसोसिएटेड हैं, ये क्राइम जो इनके अगेंस्ट होता है। तो उसकी प्रिवेंशन की ज़रूरत है। हमें, अगर हम उनको बेटर करेंगे, हम उनको अर्ली डिटेक्ट करेंगे, उनके साथ में ऐसा नेटवर्क बनाएँगे, तो क्या मजाल है कि ऐसे क्राइम उनके साथ में हो, है ना? तो आराम से मैनेज किया जा सकता है चीज़ों को। सर एक एक्ट है हुँ। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007। तो अगर किसी को अल्जाइमर्स और डिमेंशिया है, वो इस एक्ट का कैसे फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, मोस्टली क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम या कहाँ-कहाँ छोड़ाते हैं कि घर में रह नहीं सकते, ये है। बहुत सारे वीडियोज़ भी हम देखते हैं कई बार, बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं वो चीज़ें। हम एक डिग्निफाइड लाइफ़ देना चाहिए अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हुँ, हुँ। चाहे नहीं भी किया है, उन्होंने अपनी एक ज़िम्मेदारी की है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तब आई जब इस तरह के अबैंडनेंस और प्रॉपर्टी को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जब उनके बच्चों ने उनको छोड़ना शुरू कर दिया। उनको
घर से निकाल दिया, है ना? और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि वो सोशल प्रेशर में ऐसे होते हैं कि उन एम्बैरेसमेंट होगा कि आप अपने बच्चों का लालन पालन ठीक से नहीं कर पाए, उन्होंने ही आपको निकाल दिया, आप में कुछ कमी होगी या कुछ, मतलब वो बताते नहीं। कई बार वो सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, घर से निकल जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, जानबूझ के मिसिंग हो जाते हैं कि भाई नहीं, मैं फेस नहीं कर सकता। एक एक केस हमारे पास आया था, वो था कुरुक्षेत्र के आसपास का। एक बुजुर्ग थे, हमारे पास आए क्लिनिक में, और वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे जैसे भी, तो पहले से आ रहे थे उस हॉस्पिटल में। तो जब मैंने डिस्कवर किया तो वो कहीं और रह रहे थे, उनके अपने घर से कहीं और रह रहे थे। और मैंने कहा, भाई फैमिली मेंबर कोई है आपके साथ में? कोई आता नहीं, कभी देखा नहीं। कहता है मैं अलग रहता हूँ। मैंने कहा बच्चे कहाँ रहते हैं? कहते हैं अपने घर में रहते हैं। किसने बनाया था? मैंने बनाया था। आप कहाँ रहते हो? मैं जी किसी आश्रम में रहता हूँ। क्यों रहते हो? कहते हैं जी रखते नहीं है, मुझे मारते हैं। तो मेरे को बड़ा खराब लगा, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्या रीज़न है। फिर वो इतने डरे हुए थे। मैंने कहा आप कंप्लेन कर दो, पुलिस में कंप्लेन कर दो, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट है, उसके अंडर वो आपको ऐसे नहीं निकाल सकते, उनको तो उल्टा आपकी लुक आफ्टर करनी चाहिए। तो कहते नहीं नहीं, वो फिर मारेंगे मुझे, कोई कुछ नहीं करता, अड़ोसी पड़ोसी भी कोई नहीं कुछ करता। मैंने कहा कुछ नहीं, ये जिम्मेदारी ना डिस्ट्रिक्ट में जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर है उसकी है, आप डीसी को अपनी कंप्लेंट दीजिए। तो किसी तरह से हमने उनको एनकरेज किया कि भाई आप डीसी को कंप्लेंट दें। डीसी को कंप्लेंट की, डीसी ने पुलिस कांस्टेबल के साथ में उनको लेके गए, उसके घर में उनके बच्चों को अच्छे से समझाया, और उसके बाद में वो अपने घर में रहने लगे। तो ये एक्ट में प्रोविजन है कि हम बच्चों की जिम्मेदारी है कि हम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और एल्डरली के लिए तो ये है ही है। उनके बच्चों की जिम्मेदारी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, डजेंट मैटर, उनको उनके बेसिक नीड्स, उनके शेल्टर, फूडिंग, मेडिकल केयर, वो सारी चीज़ों की लुक आफ्टर करनी पड़ेगी उनको। मैंडेटरी है ये, नहीं तो उनको पनिशमेंट है इसमें, एक्ट में मेरे ख्याल से 6 महीने की सजा है अगर वो इम्प्रिजनमेंट है, और कुछ फाइन है अगर वो ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा, अगर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी अगर 18 अबव है, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है आगे, कि वो भी अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की लुक आफ्टर करें। तो यू कैन नॉट स्किप फ्रॉम दैट, बट ओनली थिंग इज दैट कि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो अपनी लोक लाज में इस तरह के स्टेप नहीं लेते कि अपनी बेइज्जती होगी, तो उस वजह से वो उस हद तक जाते नहीं हैं। बट हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा कि ये उनका राइट है, हमें उनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर अवर फैमिली, है ना? सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर दिस केस, बिकॉज people are not aware of this. Even the old elderly are not aware. Yeah. तो सर इसमें डिमेंशिया का कोई जेनेरिक लिंकेज है? डिमेंशिया में सिंपल बात ये है कि मेमोरी प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वो कंप्लेंट भी किसके लिए करेंगे, कब करेंगे, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर एसोसिएटेड भी हैं। अब वो घर से निकल गए, आइडेंटिफाई नहीं हुए, तो ऐसे में क्या करते हैं कि पेरेंट्स को हम सजेस्ट करते थे, बच्चों को सजेस्ट करते थे कि आप उनके आई कार्ड बना के रखो। ठीक है, अब आई कार्ड भी निकल के गिर गया मान लो, मोबाइल रखो, मोबाइल भी मान लो किसी ने छीन लिया, पैसे रखो, एटलीस्ट कहीं पे पहुंच जाए। ठीक है। दूसरा, हम ये कहते थे उनको रुमाल दो, रुमाल पे अपना मोबाइल नंबर लिख दो। उनके कपड़े हैं, उनकी जो बाजू है, बाजू के जो कफ होता है, कफ पे ऊपर अपना नंबर जो है वो लिखवा दो, मतलब कढ़ाई करा दो उस पे, जिससे कि कहीं पे भी वो पर्सन किसी को भी ऐसे आइडेंटिफाई या ऐसे मिले तो वो रिपोर्ट कर सकें कि ये कौन है पर्सन, इसको लेके जाएं, उसको छोड़ के आ सकें। कई बार उनको खुद ही नहीं पता रहता हम कहाँ रहते हैं, कौन है हमारे बच्चे, कहाँ कहाँ से आया हूँ मैं, कहाँ गया, है ना? इतने सिवियर भी हो जाते हैं, और भाई कई बार ये बाई चांस भी छूट जाते हैं, इधर उधर गुम हो गए, है ना, पता नहीं चल पाया। तो लोग बच्चे कई बार ढूंढ रहे होते हैं तो नहीं मिल पा रहे होते हैं, है ना? तो हर तरह की है सिचुएशन, तो ऐसे में हम कुछ टिप्स देते हैं कि ऐसा करना चाहिए। सर ये जनरेशन से पास ऑन होता है या मतलब ये डिफर करता है? कुछ लिंकेज नहीं है उसका? कुछ परसेंट केसेस में हुँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, अच्छा। बट जैसे हमने देखा बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो एक्वायर्ड हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं, हमारी इनएक्टिविटीज हैं, वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर लें तो ये तो बहुत नॉमिनल है, वो तो किसी भी चीज में मिलेगा आपको। इतना तो आगे से आगे तो है ना, आपको हर कंडीशन में मिल जाएगा। तो नेग्लिजेंस है प्राइमरली, ये मेन जो है, हमें इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम सारी चीजें जेनेटिक्स या उस पे डाल देंगे तो फिर तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ खड़े कर दिए, है ना? ये तो हम क्या करें, है ना? तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा है नहीं।
हम ये सारे बहुत सारी 90% तक की कंडीशंस जो हैं एक्वायर्ड होती हैं, और इसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन कंडीशंस को होने से, मैनेज कर सकते हैं इसको। Sir, according to you, how difficult it is for today's Gen Z generation to understand कि ये सब होता है? क्योंकि वही है ना, अवेयरनेस ही नहीं है, और अगर हमारे घर में हो गया, गॉड फॉरबिड, तो हमको ऐसा लगता है ये क्या है? हमको तो पता ही नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? देखो, जेन जी एक पॉपुलेशन ऐसी है जो इस टाइम पे बहुत एक्टिव है, हाँ जी। और सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है, और बहुत नए नए क्रिएटिव वर्क भी कर रहे हैं वो लोग। मैं एज ए प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को टिपिकल टीचिंग्स ना करा के मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, हम्म। जिससे कि, और जैसे वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे आया, कुछ आया, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप सब ने, जैसे 100 स्टूडेंट है तो हम सबको बोलता हूँ एटलीस्ट 5 आसपास के जो आपके बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करके आना इस दिन, और उनकी रिपोर्ट मुझे देना। मैं उनको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ उनके साथ कैसे पेश आना है, क्या असेसमेंट करना है, किस तरह की बातें करना है। और इस तरह से हम, जो जेन जी है, ये जो नई हमारी पॉपुलेशन है, ये बहुत सेंसिटिव है। हम्म। बस इसको डायरेक्शन की ज़रूरत है, इसको नॉलेज की ज़रूरत है, ये सब कुछ करते हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। तो आजकल जैसे एक पॉडकास्ट है ना? ये भी एक माध्यम हो सकता है कि इस जेन ज़ी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इस पे है ना? सोशल मीडिया पे है, तो वो इसको फ़ॉलो कर सकती है। इसके ज़रिए वो अपने आस-पास में बहुत ऐसा माहौल, या अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली से रिलेटेड नेबरहुड में, सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ना कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, जिससे कि इस तरह की कंडीशंस को मैनेज किया जा सकते है, अच्छे से समझा जा सके और शेयर किया जा सकता है कि लोगों के साथ। जितना ज़्यादा वो शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो खुद भी करेंगे, उतना ज़्यादा ही हम, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है, फिर जापान और चाइना की तरह हमारे यहाँ पे भी एल्डरली बहुत ज़्यादा होंगे, और यंग जनरेशन होगी नहीं, क्योंकि यंग जनरेशन को होगी नहीं तो वो सारा हम डिपेंड हो जाएंगे उनके ऊपर। इस टाइम पे कंट्री हमारा जो है वो बहुत टॉप पे है, सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन, 60% के आसपास हमारी यंग पॉपुलेशन है। दैट इज़ वाई वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस। सो जेन जी is really very big asset in this world, not only in India. So we can do whatever we can want to do. So we have to look at very sensitively on these aspects. तो सर, अब हम अल्जाइमर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे पूछना था कि अल्जाइमर्स का ट्रीटमेंट क्यूरेबल है? एंड इफ इट इज यस, तो व्हाट इज द सक्सेस परसेंटेज ऑफ दिस? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि ये एक डिजनरेशन की कंडीशन है, हम्म। तो बॉडी के अंदर कोई टिश्यू या सेल होता है, डैमेज होता है, तो वो घाव भर जाते हैं, दोबारा से रिकवर कर जाता है। बट खास बात क्या है कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक बार वो खत्म हो गए तो दोबारा जनरेट नहीं किया जा सकता। तो मेजरली इट्स ए इरिवर्सिबल कंडीशन, वी कैन नॉट रिवर्स इट, सो देयरफॉर देयर इज नो क्योर, बट prevention is there. If we can prevent this condition, we can slow down the progression, we can make their life better and healthier in a way that we understand, Hmm. and we provide a better and adequate care, so miseries are less, and you will be more, these people are living with more dignity. So this is what we can be done. Otherwise it's a irreversible condition, as everybody has to die, है ना? Same way, the brain is a organ, and it will also, one day it will also shrinkage and die, right? So it's a natural process. This is what in our world we are doing, है ना? कि सबने एक दिन जाना है, तो बॉडी तो एक, है ना, एक माध्यम है कि हम कुछ कर पाते हैं, तो जितना हम बेस्ट यूज कर सकते हैं करें। सर, अब जैसे कि अल्जाइमर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो कई हिंदी फ़िल्म्स हैं, जैसे यूं ही और हम हैं। उरी में एक विकी कौशल की जो मॉम का किरदार प्ले कर रही थी, हम्म, उनको मूवी में अल्जाइमर्स हुआ था। हम्म, और एक द ब्रोकन टेबल शॉर्ट मूवी है यूट्यूब पे, जिसके अंदर ये अल्जाइमर्स के किरदारों को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। जैसे द ब्रोकन टेबल में नसीरुद्दीन शाह जिनको होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। हम्म, जो विक्की कौशल की माँ का किरदार करती हैं उरी में, वो भाग जाती हैं घर से, फिर उनको वापस लाना पड़ता है। हम्म। तो आपके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें सही हैं जो सिनेमा डिपिक्ट करती है, या फिर अलग-अलग पर्सन वेरी करता है ये चीज़? जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट वैरायटी होती है ना, टाइप ऑफ डिमेंशियाज की, है ना? अल्जाइमर भी उसमें से एक है, और
कंप्लेंट्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, बट वायलेंस जनरली अकर्स व्हेन देयर इज ए इंटरेक्शन विच इज नॉट स्मूथ। उनके बीच में जो वार्तालाप है या फैमिली मेंबर्स या जिस पर्सन के साथ में उनका इंटरेक्शन होता है, तो अगर उसमें कुछ ऐसा इमोशनल कुछ चीज़ें चलती हैं, है ना, तो चांसेस हैं कि वो वायलेंट भी हो जाते हैं। बट जैसे मेमोरी भी बड़ा स्मूथ सिंपल होती है, भाई वो कुछ भूल जाते हैं, तो ईज़ी है ना कि वो तो याद ही नहीं रखेंगे किस बात पे एग्रेशन हुआ, है ना? लेकिन हम इकट्ठा करके रखते हैं हाँ। कि हमारे साथ ये हो गया, क्योंकि हमारे पास मेमोरी ठीक थी। हाँ। तो उनको तो पता भी नहीं रहता। तो इस ट्रिक को समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी उनके साथ करोगे, उन्होंने तो थोड़ी देर बाद भूल जाना है। आपको अपनी चिंता करने की ज़रूरत है, ठीक रखने की ज़रूरत है। तो सिनेमा जो है कई बार एक पर्सपेक्टिव देता है, हुँ। एक अंडरस्टैंडिंग भी देता है। कई बार बहुत अच्छी-अच्छी मूवीज़ में बड़ा अच्छा डिपिक्शन भी होता है इनका। बट आफ्टर ऑल वो एक सिनेमा है, उसको अट्रैक्ट करना है लोगों को। तो वो कुछ ना कुछ फ़िक्शन, कुछ ना कुछ उसमें एडिशनल अपना ड्रामा या उस तरह की प्रेज़ेंटेशन देता है। बट मोर ओवर वो 60-70% तक जस्टिफाइड तरीके से बताता भी है। ठीक है, तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि, क्योंकि मूवीज़ और सिनेमा का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो बड़ा अच्छे से, बट इन प्लेस ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा इतना बन जाता है कि लोगों को डर लगने लगता है कि मेंटल हेल्थ तो बड़ी ख़राब चीज़ होती है ना? तो वो पुरानी पिक्चरों में ज़्यादा होता था। अभी आजकल का जो आ रहा है ना सिनेमा, वो बड़ा सेंसिटिव है, हुँ। बड़ी रिसर्च के बाद आता है। तो यूथनेशिया पे हम रिसेंटली कुछ मूवीज़ देख रहे थे, जैसे गुजारिश और, है ना, सलाम वेंकी। हुँ, हुँ, हुँ। बड़ा अच्छे से डिपिक्शन है, एक एक इमोशंस का, वैल्यूज़ का, एक डिसीज़न प्रोसेस का, ट्रीटमेंट का। एक कैरेक्टर किरदार जो है अपना बड़ा अच्छे तरीके से निभा रहा होता है। दो हम लोग टेक्स्ट नहीं पढ़ता ना हर कोई, तो ये एक माध्यम है कि हम लोगों तक पहुँचते हैं, कि हम उस बात के बारे में सेंसिटिव हो जाते हैं। और तारे ज़मीं पे एक मूवी आई थी, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर लोग कितना अवेयर हुए थे एकदम हाँ। से। इस तरह से सत्यमेव जयते कुछ एक कार्यक्रम आया था, उसको लेकर भी लोगों ने बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। तो इस तरह के सिनेमा ने हमेशा क्रिएटिव रोल प्ले किया है। थोड़ा चलता है, वो आटे में नमक जितना तो रहता ही है सभी में। बट मोर ओवर सिनेमा इज़ डिपिक्टिंग द राइट वे, हुँ। बट मैसेज हम क्या लेके जा रहे हैं उसमें से, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो डिस्क्लेमर होता है ना कि भई इसमें पात्र और सब कुछ घटनाएँ जो हैं हुँ, काल्पनिक हैं। आपको अपना यूज़ करना है, माइंड यूज़ करना है, क्या उसमें से निकालना चाहते हो तो। हुँ, तो अगर उसमें से अच्छी लर्निंग भी निकाल सकते हो, उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी निकाल सकते हो आप, तो हर जगह ऐसी चीज़ें हैं। तो हमें अपनी सोच ऐसी बनानी पड़ेगी, उस सिनेमा से अच्छे पॉइंट कौन से हम ले सकते हैं, जो हमें काम आएँगे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। अदरवाइज़ मैंने गांधी को नहीं मारा, एक अल्जाइमर पे एक और मूवी है, तो इस तरह की बहुत सारी हैं मूवीज़। और उसके बाद में आजकल आप देखोगे लास्ट में जब वो एंड होती है मूवी, उसके बाद में कुछ रियल इंस्टेंसेस, ट्रू इवेंट्स के बारे में कुछ ओरिजिनल उनकी जो बैकग्राउंड होती है वो भी बताते हैं। तो दैट गिव्स अनदर अंडरस्टैंडिंग, है ना? तो बहुत अच्छा है सिनेमा। कुछ 1-2-4% होता है जो ठीक नहीं है, बट मेजरली अभी तो रिसर्च बेस्ड होता है, तो बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। या सर आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते रहे। एनीथिंग दैट यू हैव लर्न्ड कि इन कंडीशंस में बहुत सावधानी से चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। आपने क्या सीखा इतने सालों में? देखिए, मैं जब अपना कोर्स कर रहा था, तो उस समय पे मैं सैटरडेज़ को ना अपने एक सीनियर के साथ में रामप्रस्थ, एक है ईस्ट दिल्ली में हुँ, गार्डन है, हुँ, मैं वहाँ जाता था हुँ, हर संडे को। क्योंकि 6 डे हम हॉस्पिटल में होते थे, तो 7th डे हमारे को थोड़ा-सा ये रहता था, तो वो बुज़ुर्गों पे ही कर रहे थे वो रिसर्च। मेरा इंटरेस्ट वहाँ से बना। मैं गया रामप्रस्थ गार्डन में हर संडे जाना, वहाँ पे मो बहुत सारे बुज़ुर्ग मिलते थे। हुँ, उनके साथ बैठ के गप्पे मारते थे हम, हुँ, हुँ, बातें करते थे, कितना कुछ जानने को मिला हमें। है ना? तो ये अप्रोच जो है बड़ी हेल्पफुल है। अब अभी भी आप देखो, एक्सक्लूज़न है ये बुज़ुर्गों का। हुँ, व आप जाओ गार्डन में, सारे बुज़ुर्ग ही अलग दिखेंगे, उसमें यंग कोई नहीं दिखता। हुँ, एट लीस्ट उन्होंने आपस में एक वो बना ली है। बट हमें इसको हर जनरेशन के बच्चे या लोग होने चाहिए उस तरह के ग्रुप्स में। तो हमें ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए जो इंक्लूज़न की हो, ना कि एक्सक्लूज़न की हो। दैट इज़ व्हाट वी नीड इनटू वर्क इनटू दैट। एंड तब से मेरा इंटरेस्ट इसमें बना, और मैंने इसको अच्छे से
समझने की कोशिश की। मैंने अपनी थीसिस भी की इसमें, मैंने ऐसे क्लिनिक पे भी काम किया और मेरा ये बहुत प्राइमरी एरिया, मैंने काफ़ी जगह पे जाके इसकी ट्रेनिंग भी देता हूँ मैं, कि कैसे हमें जो हमारे फील्ड में लोग हैं, वर्कशॉप्स करता हूँ कि हुँ, भई हमें कैसे असेस करना है उनको, कितना सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, कितना इम्पोर्टेंट है ये, है ना? तो आई एम डूइंग माय बिट, है ना? माय मैसेज टू एवरीबॉडी दैट we have to be sensitive. That is not, this is not a rocket science. We just have to become a human being, है ना? हुँ। Nothing else is required. They need care, support, and understanding. They are not dependent on you. So just share that. Just show that respect. They will be always with you, right? So we have to. This is my experience that is very close to my heart. That I'm always working with those people. I will always be working for them. Yeah. तो थैंक यू सो मच सर, जहाँ हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था बहुत ही ज़्यादा मिनिमम इन्फॉर्मेशन के साथ, आपकी हेल्प से आपने इतने अच्छे से सिम्प्लीफाई कर दिए ये दोनों टर्म्स हमारे लिए। तो वी आर वेरी थैंकफुल एंड एक एज़ अ टोकन ऑफ थैंक्स Yeah. वी वुड बी ऑनर्ड टू गिव यू दिस 7 चक्रास पिरामिड। Yeah. Thank you so much. ये बेसिकली आपके 7 चक्रास बॉडी में जो होते हैं Oh, उनको अलाइन करता है एंड दिस इज़ जस्ट एन ऑनर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। thank you. Thank you so much. It's my pleasure to be part of this podcast. Since I was always looking for such kind of event that where we can share this information to the maximum of the people. ट्रू। So it's a really need of an hour. So thank you so much for inviting me. I'm honored. Thank you. Thank you so much, sir.